गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर यह पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोपीय देशों का भारत आगमन हुआ, उससे पहले की यूरोपीय देशों की स्थितियां और किन किन देशों के ने भारत में अपने उपनिवेशों की स्थापना में किस प्रकार से उनकी विचारधाराओं को महत्व दिया। अब हम बात करेंगे कि भारत आने वाले यूरोपीय देश जो थे, उन यूरोपीय देशों की प्रारंभिक स्थितियां क्या थी, क्या कारण रहे थे या किन कारणों से प्रभावित होकर के यूरोपीय देश भारत आए। उसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप के एक देश पुर्तगाल का। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्री व्यापार मुख्य आवश्यकता थी। पुनर्जागरण के बाद उपनिवेशों की स्थापना और नए समुद्री मार्गों की सुरक्षित व्यापार के लिए मुख्य आवश्यकता बन चुकी थी। इसी क्रम में नए समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई और उसकी शुरुआत दो समुद्र किनारे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप दो देश स्पेन और पुर्तगाल ने पूरे विश्व में दो नए समुद्री मार्गों की खोज से एक नवीन व्यापारिक विचारधारा को जन्म दिया, जिसे हम उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। स्पेन देश का अपना एक अलग प्रयास था। स्पेन के नाविक कोलंबस ने यूरोप से अमेरिकी महाद्वीप तक जाने वाले अज्ञात द्वीप समूह की खोज की, जाने व अनजाने में। परंतु पुर्तगाल या पुर्तगाली नाविक जो यूरोप महाद्वीप से पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज से पूरे विश्व में एक भारत आने वाला पहली बार एक नया समुद्री मार्ग खोजा गया, जिसकी शुरुआत पुर्तगाल से हुई। और भारत में आने वाला पहला यूरोपीय देश जो था, जो समुद्री मार्ग से व्यापार के उद्देश्य से औपनिवेशिक देश से भारत आया, वो पुर्तगाली था। कहा भी जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और आज़ादी के बाद भी उनका गोवा के द्वीप पर अपना नियंत्रण रहा। और गोवा मुक्ति संग्राम पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1962 उसके बाद पुर्तगाली भारत से गए थे। तो सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और भारत से आज़ादी के बाद सब जाने वाले भी सबसे पहले पुर्तगाली थे। पुर्तगाली देश के बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बाद फ्रांसीसी आए। परंतु जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि पुर्तगाली और डचों का व्यापारिक प्रारंभ दक्षिणी भारत से हुआ, मुख्य रूप से कालीकट के बंदरगाह से। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपने व्यापार की शुरुआत पश्चिमी भारत में सूरत के बंदरगाह से अपने व्यापार की शुरुआत की थी। ठीक है, पुर्तगालियों की शुरुआत का प्रारंभ क्या था, उससे पहले हमें मार्क पोलो के योगदान के बारे में जानना पड़ेगा। मार्क पोलो कौन था? 1200 से 1300 के मध्य इटली और वेनिस के नगरों के इतालवी व्यापारी चीन के मंगोल नेता कुबलई खां के व्यापारिक मित्र बने, जो वेनिस के नगरों के निवासी थे। और हम जानते हैं कि यूरोप के साथ व्यापार जो हुआ करता था उसके प्रमुख केंद्र इटली के नगर थे, जैसा कि पुनर्जागरण में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो मार्क पोलो लंबे समय तक चीन के कुबलई खां के व्यापारिक मित्र रहे। उन्हें पूर्वी एशियाई देशों की यात्राएं की, उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, व्यापार के साथ उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और पूर्वी देशों के आर्थिक वैभव का प्रचार प्रसार यूरोपीय देशों में किया। मार्क पोलो के द्वारा बताए गए व्यापारिक मार्गों, यात्रा वृत्तांतों और आर्थिक वैभव का प्रभाव ये पड़ा कि यूरोप निवासी जो थे वे आकर्षित हुए पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए। और उनका उद्देश्य था कि सीधा संपर्क स्थापित किया जाए पूर्वी देशों के साथ, जो सुरक्षित हो और उन्हें व्यापार में अत्यधिक मुनाफा देने वाला हो। इसी के साथ 12वीं शताब्दी के अंत तक से ही विभिन्न यूरोपीय देशों के अलग अलग देशों ने, स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों ने प्रयास तो प्रारंभ कर दिए थे कि किस तरीके से पूर्वी एशियाई देशों तक के समुद्री मार्ग की खोज की जाए और व्यापारिक कार्यों को या व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखा जाए। सर्वप्रथम सफलता जो प्राप्त होती है वो पुर्तगाल को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति और दूसरा वहाँ के राजकुमार हेनरी ने प्रारंभिक खोजों को प्रोत्साहित किया। अर्थात राजकुमार हेनरी ने अपने देश के नाविकों को नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया
उन्हें आर्थिक सहायता दी और जहाज, सैनिक और अन्य जल सेना के सहयोग के द्वारा उन्हें समुद्री व्यापार के लिए प्रेरित किया गया, जिसका परिणाम क्या रहा? जिसका परिणाम रहा कि पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा, जो 1497 में पूर्वी समूह की खोज के लिए निकला 2 जहाज़ों के साथ, केप कोलिन पहुंचने के बाद वो जजीबार पहुंचा जो अरब देशों में पड़ता है, तथा एक अरब व्यापारी के सहयोग से वास्को डी गामा 6 अगस्त 1498 को दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह, जिसे कालीकट कहा जाता था, वो उस बंदरगाह पर उस अरब व्यापारी के सहयोग से पहुंचा और उसे यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह उस द्वीप पर, उस प्रायद्वीप पर जा पहुंचा है जो उसकी सबसे बड़ी खोज थी कि यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्गों की खोज का जो जिम्मा जो था वो वास्को डी गामा के द्वारा पूरा किया गया, क्योंकि यूरोप से सीधा मार्ग जो था उसकी शुरुआत वास्को डी गामा के द्वारा ही की गई थी। और 2 माह तक संघर्ष के बाद जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है, जो नए समुद्री मार्गों की खोज में, और 15वीं शताब्दी में 1400 से 1500 के मध्य जो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री खोज थी पूर्वी एशियाई देशों को लेकर के, पूर्वी द्वीप समूह को लेकर के, वह यही खोज थी कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की खोज के साथ ही भारत आने वाले नए समुद्री मार्ग का पता लग चुका था। वास्को डी गामा अपने देश के राजकुमार हेनरी का प्रतिनिधि बनकर के भारत पहुंचा और वह पहली बार कालीकट के शासक, हिंदू शासक जुमेरिन से मिलता है और उससे अपने क्षेत्र या कालीकट में व्यापार की अनुमति प्राप्त करता है, तथा पुर्तगालियों को वहाँ पर व्यापार की अनुमति प्राप्त हो जाती है। यह वास्को डी गामा की प्रारंभिक सफलता थी, परंतु मूल उद्देश्य जो था वह ये था कि जो लंबे समय से सीधे व्यापार की जो आवश्यकता थी उसको पूर्ण करने का कार्य वास्को डी गामा के द्वारा किया गया, जो उसकी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की खोज थी। वास्को डी गामा 7 वर्षों तक भारत में रहा, 1498 से लेकर के 1505 तक, जो पुर्तगाली राजकुमार के प्रतिनिधि के रूप में भारत रहा। जुमेरिन के साथ उसके संबंध मैत्रीपूर्ण थे। 7 वर्षों तक भारत में रहते हुए वास्को डी गामा का कार्य क्या था? वास्को डी गामा का सबसे पहला काम था पुर्तगाली व्यापार को भारत में प्रारंभ करना, अर्थात व्यापारिक बस्तियों की स्थापना करना, व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना और पुर्तगालियों के व्यापारिक हितों के लिए कार्य करना। दूसरा, जुमेरिन को सैनिक सहयोग प्रदान करना। दक्षिणी भारत में जुमेरिन की राजनीतिक संघर्ष चलते रहते थे पड़ोसी राज्यों के साथ, तो पुर्तगाली सैनिक जो थे वे जुमेरिन को सैनिक सहयोग दिया करते थे, बदले में वे व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त किया करते थे। तीसरा, भारत के जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित किया जाए, ताकि लंबे समय तक कालीकट के बंदरगाहों से पुर्तगाली बंदरगाहों तक सीधा व्यापार हो सके, अर्थात व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखा जाए। इसकी शुरुआत का श्रेय जो था वो वास्को डी गामा को मिला। 7 वर्षों तक भारत में रहने के बाद वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों के व्यापारिक हितों के लिए व्यापारिक बस्तियों की स्थापना की, व्यापारिक बस्तियों की स्थापना करना, व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना, स्थानीय शासक जुमेरिन के साथ राजनीतिक महत्व स्थापित करना, जिससे कि वह समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं था। क्यों? क्योंकि दक्षिणी प्रायद्वीप के जो क्षेत्र थे वहाँ पर अरब व्यापारियों का प्रभुत्व था, और अरब व्यापारी जो थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। वास्को डी गामा ने भारत आने के बाद यह प्रचार किया कि मैं, अर्थात वास्को डी गामा, हिंदुओं को मुस्लिमों से बचाने के लिए, अरब व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए मैं भारत आया हूं, और मैं आप पुर्तगालियों के साथ व्यापार करने से आपको अत्यधिक सफलता होगी। इसका प्रचार जो किया गया वो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। इसके बाद वास्को डी गामा के पुनः पुर्तगाल जाने के बाद दूसरा जो प्रमुख व्यक्ति भारत आया, जो पुर्तगाली राजा का प्रतिनिधि था और भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, अल्मीडा, जो 1505 में भारत आता है और 1509 अर्थात 4 वर्षों तक वो भारत में रहा, जो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। उसका उद्देश्य था भारत में पुर्तगाली राज्य को स्थापित करना, पुर्तगालियों के व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना तथा दक्षिणी पूर्वी
एशियाई द्वीप अर्थात कालीकट के लगने वाले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ हिंद महासागर में स्थित अन्य जो व्यापारिक केंद्र थे जैसे जावा, बोर्निया, सुमात्रा, श्रीलंका, केरला, पश्चिमी बंगाल, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों के जो व्यापारिक मार्ग थे उन व्यापारिक मार्गों पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना तथा पुर्तगालियों के व्यापार के लिए सरल मार्गों को स्थापित करना, समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना, इन कार्यों के लिए अल्मीडा को जो नियुक्त किया गया, 4 वर्षों तक भारत में रहते हुए अल्मीडा ने पुर्तगाली व्यापारियों के लिए एक सुलभ और सरल व्यापारिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया, परंतु इनका निरंतर संघर्ष जो था वह अरबों के साथ होता रहता था। और उसी समय में अल्मीडा के समय में ही एक अन्य यूरोपीय देश डच, वो भी कालीकट के बंदरगाह पर आ चुके थे और उनका भी उद्देश्य अपनी व्यापारिक प्रभुत्व को स्थापित करना था। तो अल्मीडा के समय में ही पुर्तगालियों का एक अन्य यूरोपीय देश डचों के साथ भी व्यापारिक संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 4 यूरोपीय देश आए, चारों यूरोपीय देशों के मध्य आपसी जो संघर्ष था वह व्यापारिक नियंत्रण को लेकर के था। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक कंपनियां भारतीय क्षेत्र या पूर्वी एशियाई देशों के जो व्यापारिक क्षेत्र थे, भौगोलिक क्षेत्र से वहाँ पर वस्तुओं को कम दाम में खरीद कर यूरोपीय देशों में बेच करके ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर रही थी। और इसी समय में यूरोप में पुनर्जागरण भी चल रहा था, जैसा कि हमने पहले भी वर्णन किया है। उस पुनर्जागरण के प्रभाव की वजह से यूरोपीय देशों को धन की आवश्यकता थी और उस धन को महाद्वीपों से परे व्यापार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। तो अल्मीडा के समय में ही यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। उसके बाद अल्मीडा का उत्तराधिकारी अल्बुकर्क 1509 में भारत आया, जो भारत में पुर्तगालियों का सबसे सफल गवर्नर कहा जाता है। उसके समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हुए। अल्मीडा के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वह 6 वर्षों तक भारत में रहा, परंतु अल्बुकर्क एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करना चाहता था, भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। और उसकी जो महत्वपूर्ण नीति थी वह थी नीले पानी की नीति। अर्थात नीले पानी का तात्पर्य होता है कि यूरोप से भारत आने वाले जितने भी व्यापारिक मार्ग थे वो समुद्र के रास्ते से थे और उन समुद्र के रास्तों पर अर्थात नीले पानी के मार्ग पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित किया जाए। ये एक महत्वाकांक्षी उसकी योजना थी जिसका उद्देश्य था कि समुद्र पर नियंत्रण अर्थात भारत के दक्षिण में स्थित अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर पड़ने वाले जितने भी व्यापारिक मार्ग थे उसके ऊपर अल्बुकर्क पुर्तगाली सैनिकों के सहयोग से अपना व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। 6 वर्षों के शासनकाल में अल्बुकर्क ने अनेक व्यापारिक कोठों की स्थापना दक्षिणी भारत में की, समुद्र तटों पर सैनिकों के लिए किलों का निर्माण किया और उसका जो एक अलग सा कार्य था वह था पुर्तगालियों को भारत में स्थायी रूप से बसाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने की आज़ादी प्रदान की गई ताकि वे स्थायी रूप से यहीं पर बस जाएं और पुर्तगालियों को प्रेरित किया कि वे लंबे समय तक भारत में रहें और विवाह के द्वारा वे अपने भारतीयों को अपना समर्थक बनाएं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, अल्बुकर्क जब पहली बार भारत आया तो वो अपने साथ एक ईसाई धर्म के पादरी को लेकर के आया था और पहली बार भारत में पुर्तगाली अल्बुकर्क ने कालीकट के अंदर भारत की सबसे पहली चर्च की स्थापना की जिसका मुख्य कार्य था धर्मांतरण को करना। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसने कहा था कि हम अर्थात पुर्तगाली जो हैं वो हिंदुओं को अरबों के इस्लाम से बचाने के लिए भारत आए हैं और उसी काम को अल्बुकर्क ने किया। अल्बुकर्क ने चर्च की स्थापना की, अपने साथ एक धर्मगुरु को लेकर के आया और उसने भारत में धर्मांतरण प्रारंभ किया जिसका सीधा संबंध था ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगालियों का उद्देश्य व्यापारिक था, राजनीतिक था, उसके साथ धार्मिक भी था, जिसे हम धर्मांतरण या ईसाई धर्म के प्रचार के नाम से जानते हैं। भारत में प्रारंभिक वास्को डी गामा, अल्मीडा और अल्बुकर्क ये 3 जो प्रमुख व्यक्ति थे, इन्होंने 1515 तक दक्षिण में पुर्तगालियों के लिए एक सही माहौल तैयार किया था व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, परंतु इनका संघर्ष धीरे धीरे प्रारंभ हुआ डचों के साथ और उस समय तक मुगल जो थे वो उत्तर भारत तक ही सीमित थे, परंतु
धीरे धीरे वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे और इसका प्रभाव देखा गया 1580 के बाद। परंतु भारत में पुर्तगालियों का जो प्रारंभिक चरण रहा, जिसे हम 1498 से 1515 तक मानते हैं, उसमें गवर्नर की योग्यता, पुर्तगालियों की जल सेना, उनका तोपखाना उनकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण था, जिसकी वजह से वे प्रारंभिक समय में सफल रहे। परंतु 1580 में एक परिवर्तन हुआ। यूरोप में पुर्तगाल देश का स्पेन में विलय हो गया, जिससे पुर्तगाल देश की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। पुर्तगाल देश खुद स्पेन के नियंत्रण में आ चुका था और भारत में भी पुर्तगालियों का डचों के साथ सैनिक संघर्ष चल रहा था तथा दक्षिण के मराठों और मुगलों के साथ संघर्ष के कारण पुर्तगाली अब ज़्यादा व्यापारिक क्षेत्र या व्यापारिक सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और निरंतर सैनिक संघर्षों में रहने की वजह से उनका व्यापार पर नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। परंतु भारतीय इतिहास में, भारतीय भौगोलिक क्षेत्रों में यूरोपीय देशों के आगमन के बाद अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे और उसका परिणाम यह रहा कि अंत में 1661 में पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों के साथ एक विवाह का समझौता करना पड़ा, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड के राजकुमार ने पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ विवाह करते हुए 1661 में दहेज के रूप में उन्हें बम्बई प्रांत प्राप्त हुआ और अंग्रेज़ों के साथ एक शांति समझौता स्थापित किया गया पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच में, और वह ये था कि पुर्तगाली केवल गोवा के द्वीप तक ही सीमित रहेंगे और बदले में बम्बई का जो प्रांत है वो दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को दिया जाएगा और पुर्तगालियों के हितों की रक्षा अब अंग्रेज़ों का दायित्व रहेगा। 1661 के समझौतों के बाद 1947 की आज़ादी तक गोवा का जो प्रायद्वीप था वो पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा और आज़ादी के बाद, गोवा मुक्ति संग्राम के बाद, गोवा पुर्तगालियों के नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ। परंतु पुर्तगालियों का जो मुख्य उद्देश्य था कि प्रारंभिक शुरुआत करना, उन्होंने शुरुआत की, नए समुद्री मार्गों की खोज की। प्रारंभिक 3 जो गवर्नर थे, वास्को डी गामा से लेकर अल्मीडा और अल्बुकर्क, उन्होंने प्रारंभिक प्रयास किए, परंतु सैनिक शक्ति और जल सेना के दृष्टिकोण से भारत में वे अपने से समकक्ष अंग्रेज़ों के मुकाबले कमज़ोर थे, दक्षिण में मराठों के मुकाबले कमज़ोर थे, मुगलों के मुकाबले वो कमज़ोर थे, जिसकी वजह से वे धीरे धीरे सीमित क्षेत्र तक स्थापित हो चुके थे। परंतु पुर्तगालियों के लिए कहा जाता है कि भारत आने वाला सबसे पहला देश पुर्तगाल था और भारत से जाने वाला सबसे अंतिम देश भी पुर्तगाल था। परंतु जो शुरुआत की गई थी वो नए समुद्री मार्गों से हुई। वास्को डी गामा के नए समुद्री मार्गों की खोज के साथ ही यूरोपियंस का भारत आना प्रारंभ हुआ, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और वह पुर्तगालियों के बाद डचों का आना, डचों के बाद अंग्रेज़ों का आना और अंग्रेज़ों के बाद फ्रांसीसियों का आना, और भारत में व्यापारिक हितों और धीरे धीरे राजनीतिक हितों को लेकर के अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों, डचों और पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष चलता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंत में पुर्तगालियों को यूरोपीय देश, भारत में स्थित एक अन्य यूरोपीय देश अंग्रेज़ों के साथ उन्हें शांति समझौता करना पड़ा, विवाह समझौता करना पड़ा तथा उन्होंने अपनी गतिविधियों को गोवा तक ही सीमित रखा। ओके।